हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इनकम ऑफ कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे। ध्यान है? अच्छे से समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनकम ऑफ ए कंट्री का क्या मतलब हो सकता है? हमने जैसे बात किया था, घर में इनकम, एक किसी परिवार की इनकम का मतलब क्या होता है? उसके हर सदस्य की इनकम को ऐड करें तो परिवार की इनकम निकलती है ना? ठीक उसी तरह से कंट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार की इनकम की क्या होगी? उसके सभी सदस्य की इनकम का टोटल, है ना? यही लिखा हुआ है, इनकम ऑफ ए कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। सभी लोग, उस देश में जितने भी लोग रहते हैं, सबको टोटल का, सबकी इनकम को टोटल कर दिया जाए तो वो हमारा मिल गया नेशन का इनकम या कंट्री का इनकम। सिंपल है। तो ये जो इनकम निकला, ये क्या कुछ काम की चीज लग रही है क्या? टोटल इनकम कैलकुलेट कर दिया हमने, काम की चीज है? ऑफ कोर्स, जितना इनकम है उसी से तो काम होगा। एक काम की चीज तो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन क्या ये सही है टोटल इनकम इस तरह से निकाल देना एक कंट्री का? जैसे हम इंडिया इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इसका पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़, 1.3 बिलियन पीपल। और हमारे बगल में नेपाल है, इतनी छोटी सी कंट्री है वो, उसका पॉपुलेशन भी उतना ही छोटा है। उसके बगल में भूटान है, और भी कम पॉपुलेशन है ना? बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत कम पॉपुलेशन है। वहाँ के सब लोगों का इनकम को ऐड कर दे और इंडिया के सारे लोगों का इनकम को ऐड कर दे, फिर दोनों को कंपेयर करें। इस कंपैरिजन से कोई फायदा होना है? ऑफ कोर्स, जो बड़ा है उसका इनकम ज्यादा हो जाएगा। फिर तो जितने ज्यादा लोग कमाने वाले, ज्यादा, उतनी ज्यादा इनकम, है ना? है ना? जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर में। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया की इनकम तो नेपाल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। टोटल इनकम नो डाउट इंडिया की बहुत ज्यादा है नेपाल के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि नेपाल किसी चीज में हम लोग से बेहतर हो, टोटल इनकम में नहीं है बेहतर, ठीक है, लेकिन प्रत्येक पर पर्सन जो इनकम है नेपाल की, वो तो ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम लोग एक निकालते हैं एवरेज इनकम। एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी को पता है एवरेज कैसे निकलता है? टोटल इनकम, जितने सारे लोग हैं सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाए पहले तो, और फिर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारी एवरेज इनकम निकल जाएगी। ये ज्यादा सेंस निकालता है ना। एवरेज इनकम जब निकालती है तो हमें पता है कि प्रत्येक हर बच्चे को, हर आदमी को खर्च करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, है ना? अगर किसी घर की टोटल इनकम निकाल लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली सब में एक्सपेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। किसी घर में या किसी कंट्री में इनकम बहुत ज्यादा है, उसमें एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है, हो सकता है सबको खाना ही ना मिले, हो सकता है ऐसा भी। और एक छोटा सा परिवार है, उसकी इनकम कम है, लेकिन चूंकि छोटा परिवार है तो सब कुछ उसका, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम बोलो या पर कैपिटा इनकम बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं। एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम लोग एवरेज इनकम नाम देना पसंद नहीं करते हैं। मैथ्स का नाम लगता है एवरेज इनकम, इकोनॉमिक्स का नाम होता है पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम। कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, कैपिटा पर्सन का ही दूसरा नाम है कैपिटा। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। एवरेज इनकम का तो वही मतलब हुआ ना, पर पर्सन इनकम, ठीक है? तो जब भी हम लोग इनकम की बात करेंगे तो ये याद रखना, इनकम ऑफ ए कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। उस देश में रहने वाले लोगों को इनकम सिर्फ निकालनी है, ठीक है ना? ये वर्ड, रहने वाले लोगों की इनकम निकालनी है हमें, इसका ध्यान रखना है। उस देश में रहने वाले लोगों की इनकम निकालनी, ठीक है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बुक निकलती है,
बुक का टाइटल होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बनाती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक प्रिपेयर करती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है, कौन सी अच्छी इनकम की कंट्री है, कौन सी बुरी इनकम की कंट्री है, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। इस तरह से इनकम के हिसाब से रैंकिंग कर देती है वर्ल्ड डेवलपमेंट, किस कंट्री की इनकम कितनी है। टोटल इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात होती है, टोटल इनकम की बात नहीं होती है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में सारे कंट्रीज को रैंक दिया जाता है और सभी का पर कैपिटा इनकम निकाल के वो कैलकुलेट करके, हमारे तुम्हारे बस का तो है नहीं ना पर कैपिटा इनकम निकाल देना। पहले इंडिया का टोटल इनकम निकालना है, फिर टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना है, तब जाके पर कैपिटा इनकम निकलता है। और उसमें भी बीच में बहुत सारे प्रोसेस और लग जाते हैं। और वैसे ही पूरी अलग अलग देशों का हर एक कंट्री का निकालना है, सीधा सा काम नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी सी इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, ये बैंक नॉर्मल बैंक नहीं है, ये बैंक है। क्या है ये बैंक, नाम सुना है? ये बैंक लोन देती है कंट्रीज को, इंडिविजुअल आदमी को लोन नहीं देती है वर्ल्ड बैंक, कंट्री को लोन देती है। अगर नरेंद्र मोदी को इंडिया के लिए लोन चाहिए तो कहाँ से लोन ले सकते हैं? वर्ल्ड बैंक में बोल सकते हैं लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक कंट्री को लोन देती है, इसलिए इसका नाम है वर्ल्ड बैंक। इंसानों को लोन नहीं देती है। बहुत बड़ी बैंक है ना, एक ही वर्ल्ड बैंक है दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए ये काम करती है और दुनिया की कंट्रीज को लोन देती है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसमें पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन होके क्या निकलता है उसका इनकम, देखो। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर, एंड एबव इन द ईयर 2017 were called rich countries। 2017 के रिपोर्ट में इसको यूज किया गया था। ये जो अमाउंट है हर साल चेंज हो जाता है, ये अमाउंट 12,056 रुपये जो है हर साल चेंज होता है। हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 2017 के डेटा ही दिए हुए, इसलिए मैंने नए डेटा लिए नहीं है, बेकार कंफ्यूजन होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग। सिर्फ बता दिया कि जब वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट कर देती है पर कैपिटा इनकम, तो ये भी बताती है कौन सी रिच कंट्री है, रिच कंट्री, रिच कंट्रीज, और पुअर कंट्रीज भी बताती है। दोस विद पर कैपिटा इनकम $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। कौन सी रिच कंट्री है, कौन सी लो इनकम है, दोनों को क्लासिफाई कर दिया गया। जैसे मान लो इस तरह से लिस्ट बना, 1 2 3 4, इस तरह से लिस्टिंग करी सारी कंट्रीज की। लास्ट में 200 समथिंग कंट्रीज की लिस्ट बनती है, इसमें 200 से कुछ ज़्यादा होती है। टाइगर मूवी में दिया था ना दुनिया में कितने देश है, देखा था? खैर, नंबर से हमें कोई काम नहीं। तो ये लिस्ट जब बन गई, इसमें दे दिया कि 12,056 रुपये से ज़्यादा जिनका इनकम होगा, मान लो यहाँ तक आता है, इसके ऊपर वाला रिच हो गया, है ना। उसके बाद कहीं पे एक नंबर आएगा 955 रुपये का नंबर, $955, इसके नीचे वाले पुअर हो गए, है ना। मतलब ऊपर वाले पास, नीचे वाले फेल, ऊपर वाले टॉप, नीचे वाले फेल, और बीच वाले एवरेज। बीच वालों को क्या बोलेंगे, न रिच है न पुअर है, मतलब क्या है बीच वाले, मिडिल। बीच में जो लोग आ गए उनका क्लासिफिकेशन हुआ मिडिल इनकम। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम वॉज जस्ट 1820 रुपीज पर एनम। देखो मिनिमम जो है लो का क्राइटेरिया से डबल है, लो के क्राइटेरिया से लगभग डबल है, लेकिन रिच को देखो, रिच से कितना नीचे है, बहुत नीचे है ना। इसलिए इंडिया इज अ मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, हमको जानना इतना ही है इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में से। इन इसमें रिच पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है, इंडिया इसमें से मिडिल इनकम में आता है। ठीक है, चलो एवरेज इनकम के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज दी हुई है टेक्स्ट बुक में, दिख नहीं रहा है, चलो इधर दिखेगा, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग।
कंसिडर टू कंट्रीज A and B. For sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens. Imaginary country है A and B, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 5 सिटीजन है, ज़्यादा लोग नहीं है. इसलिए किया गया ऐसा, रियल कंट्री नहीं है, ताकि कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो. एक कैलकुलेशन करके हम लोग को चेक करेंगे. बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन टेबल 1.2, टेबल 1.2 यहाँ पर है. कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज. एवरेज इनकम निकाल दी जाए. कंट्री ए का एवरेज इनकम क्या होगा? कैलकुलेट तुम लोग कर लो, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे. 20, 30, 40, 50,000 डिवाइड बाय 5. पेन 10,000 होगा. इसका आ रहा है सभी का? सभी का आ रहा है 10,000. और कंट्री बी का एवरेज निकाला जाएगा तो ये अभी 10,000 आएगा. क्या बात कर रहे हो सर, दोनों का बराबर कैसे आएगा? कैलकुलेट करने से आ रहा है, मैं क्या करूं, जो नंबर्स तुम्हारे सामने दिए हैं ऐसा आ रहा है. कंट्री ए में जो दिया है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, सबको ऐड करो 50,000 आता है. 50,000 को 5 से डिवाइड किया 10,000. उसी तरीके से बी में कर लो 500, 1,000, 1,500, 2,000 प्लस 48,000. 50,000 को 5 से डिवाइड किया, फिर से 10,000 आ गया. तो दोनों कंट्री की एवरेज इनकम हमें निकालने कहा गया. दोनों की एवरेज इनकम सेम टू सेम 10,000 आ गई. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्रीज? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड? क्या लग रहा है, ए और बी दोनों में कहाँ पे रहना ज्यादा अच्छा होगा? मान लो कि हमें यही एक चॉइस दिया गया, इन दोनों में से किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे, कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? Perhaps some of us may like to live in country B if we are assured to be its 5th citizen. है ना? अगर हमें गारंटी दी जाए कि यही इनकम हमारी होगी, बाकियों से मुझे कोई काम नहीं है, तब तो कंट्री बी में जाना पसंद करेंगे, है ना? कंट्री बी में जा करके 500 रुपये में सर्वाइव करना, यह तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. हम लोग कहाँ रहना चाहेंगे? कंट्री ए में रहना चाहेंगे. बट अगर ये गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कंट्री बी में रह करके 48,000 वाले इनकम में रहने के लिए मिलेगा. मान लो एक लॉटरी से डिसाइड करना है कौन से इनकम पे रहना है, तो यहाँ रहना अच्छा नहीं रहेगा ना, रिस्की हो जाएगा. बहुत रिस्क वाला गेम है. तो ज़्यादा बेहतर एक आम आदमी के लिए कौन सा रहेगा? कंट्री ए में ही रहना बेहतर होगा ना. सब लोग लगभग बराबर जैसे ही हैं, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, झगड़े में कोई दादागिरी में पिटेगा नहीं जल्दी, सभी बराबरी पे है, अच्छा लगेगा ना. ऑल द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट इन द क्लास, है ना. क्लास में अगर किसी को 100 आ रहे हैं, बाकी सबको 50 नंबर ही आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा उस क्लास में रहने में. हमेशा टीचर बोलते रहेंगे उसको देखो ऐसा हो रहा है. तो कंट्री ए में रहना जनरली लोग प्रेफर करेंगे, जबकि इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, दोनों की एवरेज इनकम तो बराबर है, हमने कैलकुलेट करके चेक कर लिया है. तो कंट्री ए में क्यों रहना पसंद करेगा कोई स्पेशल? कंट्री ए को इतना प्रेफरेंस क्यों, जब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि दोनों बराबर हैं, फिर कंट्री में रहने इतना प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि कंट्री ए में सब इक्वल है ना, इक्वेलिटी की बात हो रही है. इक्वेलिटी जहाँ पे मिलेगी वहीं पे रहना पसंद करेंगे. अगर गारंटी हो जाए कि हाँ बी में जाकर के राजा हम बनेंगे, तब तो बी में चले जाएंगे. इट्स बेटर टू रूल इन हेल. बट इसकी गारंटी नहीं है, तब फिर हम लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे. हम लोग कोई भी इंसान कंट्री बी ए में ही रहना ज़्यादा पसंद करेगा. ए इज़ अ बेटर कंट्री टू लिव, है ना. सारी चीज़ें सभी के हिसाब से होंगी. ऐसा नहीं है कि एक बड़ी सी दुकान है जिसमें शॉपिंग करने की हैसियत किसी की नहीं है. तो एवरेज इनकम हम लोग को कंट्रीज को रैंक करने का एक क्राइटेरिया तो दे रहा है. जैसा कि हमने देखा था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें कंट्रीज को रैंक हम लोग एवरेज इनकम के हिसाब से कर देते हैं. दैट्स ओके. लेकिन
वो पिक्चर तो सही नहीं है ना, कुछ तो मिसिंग रह गया उसमें। ये जो पिक्चर अभी जो बनी अच्छी नहीं है, ये पिक्चर तो एवरेज इनकम से कितना कुछ पता चला हमें, बहुत कम पता चल पाया है ना। ऐसा भी होता है जनरली, कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग जो होते हैं कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिच रहते हैं, नॉर्मल कंट्रीज में कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और उन्हीं के रिचनेस की वजह से कंट्री का एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। बाकी ज़्यादातर लोग, जैसे इसमें 5 में से 4 लोग बहुत पुअर थे ना, कंट्री में 5 में से 4 पुअर है, मतलब 80% लोग बहुत पुअर हैं। सिर्फ जो 20% लोग रिच हैं उसकी वजह से एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है। हो रहा है ना ऐसा, कंट्रीज में प्रैक्टिकली भी ऐसा ही देखा गया है। टॉप में जो रिचेस्ट 5% 10% लोग होते हैं के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बाकी के लोग के पास पैसे बहुत कम होते हैं। ऐसे सिचुएशन में उस कंट्री को डेवलप करना उचित होगा? क्या उस कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसने इस हिसाब से रैंकिंग कर दी और उसमें एक प्रॉब्लम भी आया है अब, है ना, एक प्रॉब्लम आया है हमारे सामने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया गया है, आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अभी समझ में आ रहा है, एवरेज टोटल इनकम हमने सबसे पहले टोटल इनकम निकाला था, टोटल इनकम से कुछ बात बनी थी, उसके बाद फिर हमने एवरेज इनकम निकाला, एवरेज इनकम से कुछ ज़्यादा समझ में आया, ज़्यादा अच्छा समझ में आया, लेकिन फिर भी बात पूरी नहीं हुई, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद की बात भी हम लोग करेंगे, तो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक एक कार्टून देखते हैं अभी हम लोग। ये देखो 4 चेयर है, इसमें 5 बंदर बैठे हुए हैं और क्या है, वी मेड दिस चेयर्स एंड वी यूज देम, है ना। तो ये चेयर हमारे रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे चेयर को कुछ रिसोर्स समझना है, और जो लोग हैं, ये लोग पीपल हैं। रिसोर्सेस का सभी लोग बराबरी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई प्रेफरेंस किसी एक को तो नहीं मिल रहा है, सभी बराबर बराबर है ना। क्लासरूम में जैसे डेस्क में जितने भी डेस्क हैं सब पे बराबर बराबर लोग बैठते हैं, ऐसा भी कोई क्लासरूम होता है क्या? एक बच्चा तो सो रहा है और बाकी एक ही बेंच पे सबको एडजस्ट करने कर दिया गया 10-10 बच्चों को, नहीं होता है ना ऐसा। ये दादागिरी इस तरह की क्लास में नहीं चलती है, वैसे सोसाइटी में भी नहीं चलनी चाहिए, क्लासरूम में भी नहीं होती है, सोसाइटी में भी नहीं होती है, कंट्री में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यही देखे ना अभी 2 कंट्री का जो एग्जाम्पल था, ए और बी। देख रहे हो यहाँ पे अब टोटल रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे तो 6 चेयर हैं इसमें, लेकिन लोग तो ज्यादा इसी में खुश है ना, सभी खुश है। यहाँ देखो सिकुड़ के किस तरह से बैठे हैं। ट्रेन में भी ऐसा होता है ना, हम लोग सफर करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है ट्रेन में, जिसकी रिजर्वेशन है वो तो फैल के सो गया, बाकी जो एक सीट पे 10-10 लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा कंक्लूजन है कि कंट्रीज के इनकम को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमने टोटल इनकम कैलकुलेट किया था। सबसे पहले तो इनकम चाहिए, इनकम से ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। फिर टोटल इनकम निकाला, टोटल इनकम से बात नहीं बनी, फिर हमने एवरेज इनकम निकाला। एवरेज इनकम में भी उतना मज़ा नहीं आया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आगे कुछ और देखेंगे, उसको अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।